नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का मुख्य उद्देश्य था सन 1993 में जो कौशिक आयोग का गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर। ये मेन था जो उत्तराखंड आंदोलन का विजन के में मुख्य हिस्से हैं। बाकी जो थे पूरा एक सोच थी, एक समझ थी, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। इन सब के लिए सबसे पहले अपना अलग राज्य होना जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक वैसे ही मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। उन लोगों ने अपने घर छोड़े, अपना परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, परंतु अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। और जब राज्य मिला तो वह साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह एक बहुत बड़ा छल हुआ और उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल रखा गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी बिंदु को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने रावण के छल कपट को नास्ता नबूद कर पूरा पर्वत ही उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड का भविष्य का निर्णय करते समय इन राज्य विरोधी रावणों के मांस, मदिरा और अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, समृद्धि और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड राज्य तथा उत्तराखंड राज्य विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या ये राज्य विरोधी रावण या इन्हीं रावणों के भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान करने के लिए बनाए जाते हैं वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा धर्म और कर्म केवल उत्तराखंड राज्य का विजन है। उसी पे हम सबको काम करना है, उसी को जन जन तक पहुंचाना है और वही इन रावणों के लिए अचूक अग्निबाण साबित हो सकता है। आज जो इस प्रोग्राम में मैं लाया हूँ कि उत्तराखंड जब आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड में जो जल संपदा है, देश के सबसे ज़्यादा, जितने भी राज्य हैं भारत में, सबसे ज़्यादा जो जल है, पानी है, वो उत्तराखंड में है। और इसके संबंध में क्या विजन था कि हम कैसे इस जल का उपयोग करेंगे, कैसे राज्य को आगे बढ़ाएंगे। ये जो हमारे पास प्राकृतिक संपदा है प्रचुर मात्रा में है और जो पूरे भारत की प्यास बुझाते हैं वो नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं, तो उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि राज्य की आर्थिकी बढ़े, उस पर क्या विजन था उसको लेके आया हूँ। उसको शुरू करने से पहले मैं जो गीत अब चला रहा हूँ वो आपको सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जय तेरी भूमि बोलना
उत्तराखंड की जो आर्थिकी का मेन आधार था वो उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन थे। उसमें जंगल हो, जमीन हो और ये जल हो, ये मेन आधार थे। और जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो एक माना जा रहा था कि जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, उनकी रॉयल्टी मिलती है उनको, तो वैसे ही उत्तराखंड को भी इन संसाधनों से, जो हम विश्व पर्यावरण को बचा रहे हैं, पूरे विश्व को ऑक्सीजन दे रहे हैं अपने जंगलों के माध्यम से, और पूरे देश की प्यास बुझा रहे हैं अपनी नदियों के माध्यम से, उससे हमको रॉयल्टी मिलेगी। ये आंदोलन के दौरान विजन लेके चल रहे थे, ये समझ रहे थे लोग। किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि जब राज्य मिलेगा, और जिस पार्टी पे हमने विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे सारे अधिकारों को निचोड़ देगी राज्य देते समय। इस चीज़ का अनुमान किसी को था नहीं कि हमारे राज्य देते समय हमारे से ये सारे अधिकार छीन दिए जाएंगे। परंतु जब राज्य मिला, हमसे ये अधिकार छीन लिए गए। उस पर मैं लास्ट में, जब अभी जो उत्तराखंड राज्य का संघर्ष है, उसमें मैं तुरंत अभी मुजफ्फरनगर कांड का जो हुआ और कहाँ तक पहुँचा उस पर चर्चा करने वाला हूँ। सुबह में आता हूँ और उस पर आऊँगा जब 98 में उत्तराखंड राज्य का विधेयक उत्तर प्रदेश से पास हुआ था, उसमें क्या क्या संशोधन हुए। तो हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी और जो मायावती की सरकार बनी 97 में, उसने वहाँ लूट शुरू कर दी थी। जैसे ही 15 अगस्त को उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से हुई, उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब उत्तराखंड बनने वाला है, तो इन्होंने वहाँ पर लूट खसोट शुरू कर दी। और वहाँ के करीब 11-12 हज़ार पोस्टों पर, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक थे या वो रिक्त पड़े थे उत्तराखंड में, वो तुरंत वहाँ उन्होंने भर दिए। और वहाँ के जंगलों पर अधिकार लोगों का छीन दिया गया और वहाँ पर खनन माफिया और भूमाफियों के हवाले उनको कर दिया। वहाँ की 23 लघु पन बिजली योजनाएं निजी हाथों में बेच दिए गए। और वहाँ से हमारा जो आरक्षण हमको मिल रहा था, 27% आरक्षण, जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में और मेडिकल कॉलेजों में राज्यपाल द्वारा लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 1995 को धारा 15 की भाग 4 के अंदर जो वो देके का तर्क देके कहा था कि इनको ये भौगोलिक दृष्टि से विषम क्षेत्र है, इनके आर्थिक और सामाजिक दशा को देखकर उत्तराखंडियों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसका निर्देश उत्तर प्रदेश को दिया गया था और वो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में लागू हो गया था। उसको भाजपा की सरकार ने 97 में निरस्त कर दिया। और ऐसे ही कई डिसीजन उन्होंने के, जो आज कोरोना के चक्कर में वहाँ पर कोटा कम मिल रहा है APL वालों को, वो भी डिसीजन 97 में ही उत्तर प्रदेश की सरकार के दौरान हो गया था। पर्वतीय क्षेत्रों का कोटा घटा दिया गया और मैदानी क्षेत्रों का बढ़ा दिया गया। ये सारे व्यवहार वहाँ पर हम लोगों के साथ हुआ। 97 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मायावती के साथ मिलकर किया। परंतु लोगों की समझ में ये आज तक नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कितना खिलवाड़ करती रही है। 91 में उसने अलग राज्य का बिल पास किया और उसमें राजधानी का मामला आज तक समझ में नहीं आया। 91 में उत्तरांचल राज्य का बिल पास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं है उस राज्य की सीमाएं क्या होंगी। आज भी उसके लोग कहते हैं सहारनपुर की बात, आज भी भाजपा के लोग करते हैं मुरादाबाद की बात, आज भी बिजनौर की बात करते हैं। और उसने बिल पास किया 91 में। जिस भाजपा ने 91 में बिल पास किया उत्तराखंड राज्य का, उसको पता नहीं है कि उत्तरांचल राज्य की सीमाएं क्या होंगी, उसकी राजधानी क्या होगी, उसकी संभावनाएं क्या होंगी विकास के। उसके पास आज भी विकास का मॉडल नहीं है उस भाजपा के बाद। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा छल है उत्तराखंड के लिए, और वो छल में वहाँ की पूरी जनता फंसी हुई है उसके जाल में। इतना बड़ा मतलब एक पता नहीं क्या उसने उत्तराखंड की जनता के ऊपर जादू किया है। यानी फिर वो नशा और झांसा का जो एक वो पहना रखा उसने, वो आगे नशा कर, वो शराब और जो प्रलोभन देकर वहाँ से मत छीन रही है। बाकी उसने वहाँ पर लूट के अलावा कुछ नहीं किया है। 27% आरक्षण जिसके लिए 94 में आंदोलन खड़ा हुआ और वो 95 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के लोगों को दिया और 97 में आके उन्होंने वो निरस्त कर दिया। पर उत्तराखंड के जो छात्र नेता 94 में मैदान में आए थे, आंदोलन किया था, जब वो 97 में निरस्त हुआ, कोई भी नहीं आंदोलन में नहीं आया, किसी ने भी आंदोलन नहीं किया। केवल उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंड संघर्ष समिति
जो संयुक्त संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही थी वो चिल्लाती रही, लगातार उत्तराखंड की सड़कों में घूमती रही, जन जागरण अभियान चलाती रही, 1 महीने का चलाया, परंतु लोगों को कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि लोग शराब के नशे में डूब गए थे। और ऐसे ही कई निर्णय जो उत्तराखंड के खिलाफ हुए, 23 लघु पनबिजली योजनाएं उन्होंने बेची। और जो मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसे मैं चर्चा इस तरफ ले गया क्योंकि आज मैं जल संसाधन के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, और उसी को लेके हम मान के चल रहे थे आंदोलन के दौरान कि हमको रॉयल्टी मिलेगी। क्योंकि हम सबको पानी, जैसे पूर्वोत्तर राज्य खनिज वहाँ उत्पादन होता है, वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है, तो उनको रॉयल्टी मिलती है, ऐसे हमें भी मिलेगी। हम लोगों का पर्यावरण बचा रहे हैं, हम विश्व पर्यावरण बचा रहे हैं, जंगलों से यहाँ पर हमारा जंगली जानवरों से हमारे लोग जूझ रहे हैं, जंगल को बचा रहे हैं, तो उसकी रॉयल्टी हमें मिलेगी, ये मान के आंदोलन के दौरान चले थे। परंतु वो सारी चीज़ें, ताकतें हमसे छीन ली गई और हमारी जो संभावनाएं थी वो नकारात्मक दिशा में चलती चली गई। मैं उसको आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर एक गीत सुनाता हूँ कि उत्तराखंड के तमाम प्राकृतिक संसाधनों में जल संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार बिहार, आसाम या दूसरे राज्यों को कोयला, खनिज और प्राकृतिक गैस तेल की रॉयल्टी मिलती है, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य को पानी की रॉयल्टी दिलाने की दिशा में हम पहल करेंगे। ये था कि हमें रॉयल्टी दी जाए, इसमें पहल करेंगे, पर उससे ही पहले, राज्य बनने से पहले हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए, या फिर उत्तराखंड की सत्ता में वो लोग बैठ रहे हैं जिन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं है, जो उत्तराखंड की लूट में भागीदार रहे हैं, वो लोग उत्तराखंड की सत्ता में आ रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको जो एक गीत है उसको सुनाता हूँ, फिर आता हूँ आपके बीच में। तो इसमें उत्तराखंड राज्य की आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा साधन एवं स्रोत यहाँ की जल शक्ति का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना है। ये मान के चल रहे थे कि हम, जो हमारी ताकत है, मैंने परिवहन में भी बताया था कि हम ये मान रहे थे कि उत्तराखंड की जो ताकत है, हमारे पास जो स्रोत, जो जल है, वो प्रचुर मात्रा में है, उसके बहाव जो है, उसका जो गति है, वो दोनों चीज़ें हमें का लाभ हमको लेना है। हम उसको अपने रेवेन्यू जनरेट करने में फ़ायदा लेंगे उसका, चाहे वो छोटी छोटी पनबिजली योजनाएं वहाँ पर चला, या फिर वहाँ पर परिवहन की बात थी, वहाँ पर पर्यटन जल से जुड़ा हुआ पर्यटन बढ़ाने की बात थी, वहाँ पर जल से जुड़े हुए उद्योगों को बढ़ाने की बात थी। ये उत्तराखंड आंदोलन के दौरान एक विजन देखा गया था कि पानी पर आधारित हम उद्योगों का वहाँ पे एक लंबा बड़ा जाल बिछाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मात्रा में पानी है, और उसका लाभ पूरा हमारे क्षेत्र को मिले। पानी से जुड़े हुए जो भी उद्योगों की संभावनाएं हो सकती हैं, उसको वहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, उनका विकास किया जाए। और पनबिजली योजनाएं हों, छोटी पनबिजली, जिससे हमारी प्राकृतिक संपदा को भी नुकसान हो, जैसे जंगलों को नुकसान न हो, पर्यावरण को नुकसान न हो, कृषि भूमि को नुकसान ना हो, ऐसी पनबिजली योजनाएं वहाँ पर बनाई जाएं।
उसके बाद जल संरक्षण पर काम किया जाए, उस मैं आगे आऊँगा। अभी तो मैं संसाधन की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ ही मैं जल संरक्षण पर बात करूँगा, फिर उस चीज़ पर बात करूँगा। तो ये एक चल कि हम वैज्ञानिक तरीके से इसका इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उत्तर प्रदेश एवं भारत के अधिकतर क्षेत्र को सिंचाई, विद्युत और पेयजल की सुविधा जिन नदियों से प्राप्त होती है उनमें से अधिकतम का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड है, परंतु आज तक इनका सही उपयोग नहीं किया गया है। अतः उत्तराखंड राज्य की आत्मनिर्भरता और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता हेतु उनका उपयोग किया जाएगा। माइक्रो हाइडल क्षमता का अधिकतर सृजन, जल विद्युत विकास हेतु सस्ती टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान और प्रयोग, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास इत्यादि उत्तराखंड राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। ये था शुरुआती, मतलब एक मोटा मोटा विजन था कि हम कैसे इसको यूज करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, और जो उसकी जो छोटी छोटी पनबिजली योजनाएं हैं वो चलाएंगे। पंचायत स्तरों पर, न्याय पंचायत स्तरों पर हम वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। अपने गांव के लिए लोग, वहाँ के युवा खुद बिजली पैदा करें, पनबिजली छोटे छोटे प्लांट लगाकर, और वहाँ पर बिजली डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो एक्सेस और जो अतिरिक्त मात्रा में वो उत्पादन करें उसको आगे बिजली कंपनियों को बेचें और अपनी व्यवस्था देखें। ये था ये, क्योंकि और भी उसमें स्वरोजगार में जैसे सोलर एनर्जी का भी है, वो तो उससे जुड़ा हुआ है, जब उसकी चर्चा करेंगे उस पर बात करेंगे। तो इसके अलावा जो वाटर पानी का क्या है कि आज की डेट में एक बहुत बड़ी चुनौती, अब पानी बहुत ज़्यादा भी देश में सारे राज्यों से अधिकतर पानी उत्तराखंड में होने के बावजूद भी आज जल स्तर गिर रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम यहाँ पर पानी पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ की हर जगह पानी ही पानी है, बातों से ऐसा लग रहा है, पर ज़मीनी हकीकत ये है कि पहाड़ में जो पहाड़ के गांव हो, कई गांवों का पलायन का कारण पानी भी है, खेती भी पानी के वजह से सूख गई है। हम उस पर चर्चा करने, मैं आऊँ चर्चा करूँ, उससे पहले आपको एक गीत सुनाता हूँ, फिर उस पर चर्चा करते हैं। हुआ क्या, जब राज्य बना तो मैंने बताया कि जो संशोधन हुए उससे हमारे जो अधिकार है छीन लिए गए, और उसके आगे जो पहले जो हुआ वहाँ की जो छोटी बड़ी पन बिजली योजनाएं थी वो निजी हाथों में बेच दी गए। और आज भी वहाँ पे कई योजनाएं ऐसी हैं जो प्रस्तावित हैं, और वो टनलों के माध्यम से नदियों को मोड़ा जा रहा है, और बड़ी बड़ी सुरंगों के माध्यम से, और बांधों की योजनाएं जारी हैं, और उसका जो एक बहुत बुरा असर पड़ा है। तो जो उत्तराखंड में जल स्रोत है भारी मात्रा में सूखे हैं। जब टेहरी डैम बना था तो उस दौरान बहुत सारे जल स्रोत सूखे थे पहाड़ में। पहला जल संकट या कहो जल संकट की शुरुआत जब ये डैम बने शुरू हुए तब से शुरू हुआ, और जब नलों में पानी जाना शुरू हुआ तब से भी इसने हिस्सा लिया।
तो ये जब पनबिजली योजनाएं बन जब जब पेयजल योजनाएं और ये डैम बनने शुरू हुए, उत्तराखंड में जल स्रोतों का सूखना भी शुरू हुआ। और उस दौरान इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया कि हम जो ये पानी का बहाव है ये अविरल बना रहे हैं। हम अगर पेयजल योजनाएं भी कहीं बना रहे हैं तो उसकी जो पानी जा रहा है उसको हम पहले रिजर्व करें वहाँ पे, ताकि जो ये पानी का मात्रा है, जो बहा है, नदी है, जो गाढ़ गधेरे वहाँ के, वो सूखे नहीं। परंतु उत्तराखंड में इसके विपरीत योजनाएं बनी। जब कहीं के लिए पेयजल की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किसी भी गाढ़ गधेरे से अपनी योजना बनाकर पानी को ले गए। उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो गधेरा है और इस पर जो लोग निर्भर है या जो खेती निर्भर है उसका क्या होगा, उसका जो योजना का हिस्सा उसको नहीं बनाया। और उसका खामियाजा उस जो गधेरे पर निर्भर खेती थी या फिर जो साग सब्जी जो होती थी वहाँ पे उसको पड़ा। और उसका एक जो नकारात्मक वहाँ के जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा। भले एक गांव को या दो गांव को हम पानी पिलाने में तो कामयाब रहे, परंतु कई गांवों की खेती हमने उससे बंजर कर दी। ये भी वहाँ पे जब हमने योजनाएं बनाई, चाहे वो योजना छोटी थी या बड़ी, उसका असर पड़ा। हमने वहाँ पे जितना पानी को हमने नलों के माध्यम से ले गए उतना पानी रिजर्व करने का, या हम बारिश का पानी या दूसरे सोर्सों का पानी, या फिर हम उसी पानी को वहीं पे पहले रिजर्व करें, पहले इकट्ठा करें, उसके बाद भेजें, ताकि और ऐसे समय पे भेजें ताकि जो गाढ़ गधेरा वो चल रहा था वो भी चलता रहे और पीने का पानी जिसको भेज रहे हैं वो भी वहाँ जाता रहे। हमने जिनको पीने का पानी था उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया। उनको अगर एक घर को अगर 500 लीटर की पानी की ज़रूरत थी डेली, या दिन की 500 लीटर की पानी की ज़रूरत थी, हमने उनको इतना पानी दे दिया कि वो दिन भर अपने नल का खुला छोड़ दें। परंतु जिस गधेरे से हम पानी लाए वो गधेरा हमने सुखा दिया। तो ये भी उत्तराखंड में जो खेती और जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो भी एक कारण रहा है। इसके साथ जो वहाँ पे बांध बने और बांधों में तो पानी रुका ही रुका। जब बांध को बनाने के लिए नदियों को मोड़ दिया गया सुरंगों से, तो नदियाँ सूख गई, उससे भी वहाँ पर जल स्रोत काफ़ी मात्रा में सूखे और उसका असर भी पहाड़ के जो उस पर पड़ा। पहाड़ में पेयजल संकट पैदा हो गया और ये सारी चीज़ें वहाँ की जो उपज क्षमता थी, जैसे आज की डेट में सब कहते हैं कि पहाड़ों में तो पानी नहीं है, वहाँ पर कोई खेती करना भी चाहे तो वहाँ तो दिक्कत है पानी की। सारी चीज़ों का कैसे, अब इनसे कैसे निपटा जाए, ये भी आंदोलन के दौरान सोचा गया था। उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, फिर आता हूँ कि ये जो समस्याएं हैं जो मैंने बताई, बांधों से जुड़ी हुई समस्या, पेयजल योजनाओं से जुड़ी हुई समस्या और पहाड़ में गिरते जल के जो स्तर है उसकी समस्या, गाँव में पानी नहीं है और खेतों के लिए पानी नहीं है, अगर उस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, आंदोलन के दौरान उसके बारे में क्या सोचा गया था, उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, फिर आता हूँ।
पहली चीज़ तो ये थी कि उसको कैसे हम कंट्रोल करें। उसके लिए था कि हम पहले बड़े बांधों का विरोध करेंगे। जितने भी सुरंग पर आधारित योजनाएं थी सबको रोका जाएगा, उन पर रोक लगाई जाएगी। जो बन गए उनको तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो प्रस्तावित है उनको रोका जाएगा। किसी भी नदी को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। अगर हम किसी भी नदी का रुख मोड़ेंगे तो उससे जो जल स्रोत जुड़े हुए हैं, जो चीज़ जो जनजीवन जुड़ा हुआ है, उस पर उसका सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को समझते हुए किसी भी नदी की दिशा नहीं मोड़ी जाएगी। ये आंदोलन के दौरान का विजन था। दूसरा, एक स्पष्ट सोच आंदोलन के दौरान थी कि उत्तराखंड की नदियों पर, उत्तराखंड की प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार वहाँ के स्थानीय लोगों का है। अगर कोई भी वन बिजली योजनाएं हम बनाएं, कोई भी जंगल से जुड़ी हुई योजनाएं हम बनाएं, या फिर ज़मीन से जुड़ी कोई योजनाएं बनाएं, उस पर पहला हक, पहला अधिकार वहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। और इस तरफ से उसको स्टार्ट किया जाएगा ताकि अफोर्ड कर सकें। हम इतनी बड़ी योजनाएं ना बनाएं ताकि वहाँ के लोग उसको वो सक्षम ना हो चलाने के लिए। उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम योजनाओं को बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ेगी वो खुद अपनी योजना का दायरा और साइज बढ़ाएं। इस हिसाब से राज्य को आगे बढ़ाने की कल्पना को लेके चले थे। और ये आधार माना गया था कि हम जब वहाँ पे पनबिजली योजनाएं चलाएंगे तो हम इस तरह पर करेंगे, पहले ग्राउंड स्तर के ऐसे प्लांट वहाँ पर लगाएंगे पनबिजली के, ताकि वो गांव के लिए पैदा करे। अगर उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं तो पूरे न्याय पंचायत के लिए करे, और अगर और बढ़ा सकता है वो उसकी क्षमता तो वो बिजली कंपनियों को बिजली बेचे। ये मान के चले थे स्टार्टिंग में। और जो सुरंग था, मेन चीज़ नदियों का रुख जो बदलने की बात थी, उस पर रोक लगाई जाए, जिससे ना तो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, ना ही जो उस नदी पे जनजीवन जो निर्भर है उसको उसका प्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव पड़े। ये आंदोलन की सोच थी। इसके लिए जो योजनाओं का आकलन होगा वो उसके लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का निर्माण किया जाएगा। उस दौरान था कि जो उस फील्ड से, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी, और जो भूवैज्ञानिक, पर्यावरण से जुड़े लोग, विद्युत परियोजना के जानकार लोग, ऐसे विशेषज्ञों को उसमें शामिल कर उसके बाद हम किसी योजनाओं को अमल में लाएंगे। राज्य की जो जल संसाधन है उसको निजी हाथों का में जो सौंपने का सिलसिला है, जो मैंने कहा कि 97 में से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, उसको बंद किया जाएगा कि जो राज्य के जो जल संसाधन है उनको निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा, ताकि वो उसका दुरुपयोग ना कर सकें। अब ये था कि हम कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। कि सबसे पहली योजना थी कि जो उत्तराखंड में जल स्तर गिर रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो वहाँ पे जंगलों में पानी का अभाव हो गया और जंगली जानवर पानी के खोज में बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, और जो गांव वालों का और जंगली जानवरों का टकराव बढ़ रहा है, और खेतों पे जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल हम कर पाएंगे। वो इसी आंदोलन के दौरान इसका भी एक विजन था कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि पहले क्या था कि उत्तराखंड के जो जंगलों में था, वाटर रिजर्व थे, बहुत बड़े बड़े खाव टाइप के बनाए जाते थे, जो बारिश का जो जब मौसम होता था तो वो पूरा उसको लबालब भर दिया जाता था, जिससे पूरा जंगल हरा भरा रहता था, और उसके जितने भी जो पानी के रिसोर्सेज थे, स्रोत थे, वो रिचार्ज हो जाते थे। परंतु क्या हुआ कि सारी लापरवाही बढ़ती गई। जंगल से जब 97 में इनकी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने जंगल से लोगों का अधिकार छीन दिया। तो एक तो चिपको आंदोलन के तुरंत बाद ही वन अधिनियम आ गया था, तो चिपको आंदोलन का टकराव हुआ था सरकार के साथ, और उसके जवाब में वन अधिनियम आया, और कुछ अधिकार उस समय छीन दिए गए हमारे। फिर भी लोगों का आना जाना जंगलों से बना रहा, और लगाव जंगलों और उनमें जो रिश्ता था फिर भी कायम रहा, इतना दूरी नहीं बढ़ी। पर 97 का में इन्होंने आकर कानून को इतना सख्त कर दिया कि आप जंगल से कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी उठा नहीं सकते, और अगर कुछ करोगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो क्या हुआ कि लोगों का एकदम दूरियां बढ़ गई, जंगल और लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई, और जो वो बनाए गए थे, जो बारिश के मौसम में वहाँ पानी जमा होता था, वो जमा होना बंद हो गया, उसमें मिट्टी भर गई, और वो खाव जो इसे कहते हैं
वो बड़े बड़े तालाब टाइप के होते थे जंगलों के बीच मध्य, और जो पूरे साल भर वहाँ पे जो मवेशी जाते थे हमारे, गाय बकरियाँ बैल जो भी वो चरने के लिए जाते थे, उनकी प्यास भी बुझाता था, जंगली जानवरों की प्यास बुझाता था, और उसके साथ साथ जंगल की प्यास बुझाता था। जंगल की हरियाली रहती थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो जंगली जानवर थे उनका जो भरण पोषण था वो इसी जंगल से हो जाता था, वो जंगल से बाहर नहीं निकलते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि जंगल में पानी ही नहीं है, और पानी की तलाश में जंगली जानवर निकल रहा है, निकल के उसको लग रहा है कि जब वो आबादी की तरफ आता है जहाँ उसको पानी मिलता है, फिर वहाँ उसको भोजन भी आराम से मिल जा रहा है, फिर वो जंगल वापस जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें वहाँ आसानी से मिल जा रही हैं, तो वो वहीं रह जा रहा है। इसलिए जंगली जानवरों का और लोगों का टकराव बढ़ गया है और सारी चीज़ें, और वही फिर वो खेती का नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसकी खेती में हर चीज़ आसानी से मिल जा रही है। अब ये चीज़ था कि हम, पहली चीज़ तो था कि हम जंगलों में कैसे को रिचार्ज करें। वहाँ पे सरकार ने बीच में योजनाएं भी चलाई, जो नरेगा के तहत वाटर रिजर्व बनाने की कोशिश की, परंतु उत्तराखंड में जो योजनाएं बन रही हैं, जैसे एक सड़क, कितने सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से खड़ंचे डल रहे हैं उत्तराखंड की सड़कों में, वो खड़ंचों का अता पता नहीं है। वैसे ही वहाँ पर जो खाव बने छोटे छोटे नरेगा के अंदर, उनका भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो बजट खाने के हिसाब के अलावा कुछ नहीं बने। परंतु जो पहले खाव बनते थे वो, उसके लिए कोई सरकारी फंड नहीं आता था। उसके लिए सबसे अच्छी बात थी कि लोगों ने खुद बनाए, वो लोगों ने जंगलों में अपने जानवरों के लिए और अपनी उसकी आपूर्ति के लिए बनाए वो खाव, और वो इतने अच्छे ढंग से बनाए थे कि वो पूरे साल भर उनकी आवश्यकता को पूरा करते थे। अब जो होते हैं सरकारी है, उसमें किसी का ध्यान नहीं है, उनका फोकस वो बजट को एडजस्ट करना होता है। वो था। दूसरी चीज़ क्या थी, हम पानी को, तो बारिश का पानी है, जो पहाड़ के तीखे ढाल हैं उन पे पानी को रोके, उसको रिजर्व करें। और जो ये सड़कों का और अनियोजित निर्माण होता है, जैसे अभी ऑल वेदर रोड बन रही है, और उसके में भी काफ़ी लोगों ने, जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया, और बाद में डंप जोन उन्होंने बनाए। वो भी नहीं है, मैं भी गया था उधर देखने के लिए, तो वो भी एक रिस्की है, क्योंकि वो सारे जब बना रहे हैं तो वो वहाँ से मिट्टी नीचे को गिर दे रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, नीचे आके जहाँ पे नदियाँ हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उनको बंद कर रहा है। और पहाड़ों में क्या है, जो पानी के स्रोत हैं ऐसा तो है नहीं, जो नदियाँ सीधे हिमालय से निकल रही हैं उनमें तो पानी की मात्रा ज़्यादा आती है, वो तो किसी मलबे को झेल लेती हैं, उसको क्रॉस कर लेती हैं। परंतु जब छोटे स्रोत है, पहाड़ों से जब पानी निकलता है, तो वो बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा जगह से निकल के इकट्ठा होके आगे मात्रा उसकी बढ़ती है। पर जब उस पर अगर हम कोई मलबा घेर देंगे तो वो स्रोत बंद हो जाता है। तो काफ़ी जल स्रोत पहाड़ों में, जब ये सड़क खोदी गई और नियोजित ढंग से और उसकी मिट्टी घेर दी गई, तो काफ़ी जल स्रोत उससे भी बंद हो गए, और इससे भी पानी दब गया नीचे, उसको पानी में मिट्टी के नीचे दब गया और स्रोत बंद हो गए। उससे भी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अनियोजित जो ये निर्माण हुए, जिसमें जल स्रोतों के बारे में सोचा नहीं गया, उससे भी हुआ। अब इनसे बचने का तरीका यही है कि हम वाटर रिजर्व के ऊपर सोचें। पहली चीज़ तो है कि हम एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें कि पानी को बचाया कैसे जाए। जैसे कि हमारे घर में ही होता है, अगर हमें पता है कि आज पानी कम आया है तो हम उसका इस्तेमाल बचा के करते हैं, हर जगह उसको बचाने की कोशिश करते हैं, मिसयूज रोकते हैं। तो ऐसे ही उत्तराखंड में हमें हर चीज़ में पानी का मिसयूज रोकना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब बोल रहा था कि जब हमने पेयजल योजनाएं बनाई, तो जिन गाँव को अगर 500 लीटर पानी की ज़रूरत थी, तो हमने उनको इतना पानी दे दिया कि 5000 लीटर पानी दे दिया। तो जो अगर 500 लीटर उन्होंने यूज किया, और जो 4500 लीटर पानी था वो बर्बाद हो गया। और दूसरी ओर जिस गधेरे से वो पेयजल योजना बनाई गई, वो गधेरा सूख गया, तो हमें दोनों जगह नुकसान उठाना पड़ा। तो पहली चीज़ तो ये हमें देखनी पड़ेगी, जहाँ जितनी ज़रूरत पानी की है उतनी ही पानी वहाँ दिया जाए। दूसरा जो स्रोत है वहाँ पर उसका बुरा असर ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। पहली चीज़ तो ये देखने की ज़रूरत है कि गाढ़ गधेरे सूखने से बचें। जहाँ भी पेयजल योजनाएं बन रही हैं वहाँ पानी पहले रिजर्व किया जाए, और जितनी ज़रूरत है जहाँ के लिए वो पेयजल योजना जा रही है वहाँ केवल उतनी ही मात्रा का पानी भेजा जाए, उससे एक्स्ट्रा पानी ना भेजा जाए। दूसरी चीज़, हमें
जो ये बारिश का पानी है इसको रिजर्व करने के हर वो उपाय करने चाहिए जो संभव है। जैसे हम ये कह रहे थे कि जो खाव बनते थे हमारे पहाड़ों में, पहाड़ों के ऊपर, उनको बनाना बहुत ज़रूरी है पहाड़ों में दोबारा, तभी हमारे वो रिचार्ज हो सकते हैं, जल स्रोत तभी रिचार्ज हो सकते हैं। नहीं तो जो पानी पहाड़ों में पानी का जल स्तर गिर रहा है, जो सूखा पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा है, वो पर काबू पाना मुश्किल होगा। किसी के लिए भी वो चुनौती है, क्योंकि आज क्या हो रहा है, गाँव में पानी नहीं है। पहले हमारे वहाँ हर नौले थे, वहाँ पानी होता था, पहाड़ के हर जिस तरफ चले जाओ वहाँ पानी का स्रोत थे। आज सारे स्रोत सूख गए हैं। उसका कारण यही है कि वहाँ पर रिचार्ज नहीं हो रहा पानी, और जो पहाड़ ढालदार होते हैं, बारिश का जो पानी होता है वो भी तेज़ी से बह जाता है। पेड़ भी कम हैं, जंगल हर साल जल रहे हैं, तो उनको रोकने की क्षमता भी नहीं है। जंगल के पास भी पानी को रोकने की क्षमता नहीं है, और ना ही वहाँ खाव बन रहे हैं, ना पानी रिजर्व की कोई व्यवस्था है। जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारे वो जो वो है स्रोत हैं वो रिचार्ज नहीं होंगे, और पानी का स्तर हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो है कि हम पहाड़ों के ऊपर खाव बनाएं। दूसरी चीज़, हम जो पहाड़ों के ढाल पर पानी को रिजर्व करने के लिए, जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र में दूसरी जगह जहाँ पे पानी का अभाव है, वहाँ पे जिस तरीके से पानी को रिजर्व है, उस तरीके से तरीका पहाड़ में भी हमें अपनाना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को भूलना पड़ेगा कि पहाड़ में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है। वो साइकोलॉजी हमें अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी, क्योंकि पानी की मात्रा जरूर है उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से ज़्यादा, परंतु वो हर जगह नहीं है। क्योंकि जो ऊंचाई वाले गांव हैं वहाँ तो पानी का अभाव है, तो उनको बचाने के, उन पर फोकस होकर जल नीति बनानी पड़ेगी हमें। गंगा यमुना के घाट पे बैठ के अगर हम जल की योजनाएं बनाएंगे तो फिर हम उन गाँवों को नहीं बचा पाएंगे जहाँ पर पानी का अभाव है। तो उन गाँवों को देखकर, उन गाँवों पर बैठकर, उन गाँवों की स्थिति को देखकर हमें अपनी जो वाटर रिजर्व की जो है जल संरक्षण की नीति को बनाना पड़ेगा। और वहाँ पर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भले बेमौसमी बारिश हो रही है, तो बारिश तो हो ही रही है उत्तराखंड में। जो बारिश होती है उस पानी को हम रिजर्व करें, क्योंकि हमने देखा कि सन 80 से पहले जो योजनाएं थी वो काफ़ी कामयाब योजनाएं थी। उन पर क्या था कि एक तो वहाँ पर किसानों को बड़ी मदद मिलती थी। हमने उस पर भी जिक्र किया कि उत्तराखंड क्रांति दल या आंदोलन के दौरान भी वो विजन था कि जब हम वहाँ के किसानों को प्रोत्साहन राशि देंगे, जब वो अपना खेत बनाए तो उसका पैसा, वहाँ पर क्या था कि सॉइल जो कंजर्वेशन था, भू संरक्षण डिपार्टमेंट था एक वन विभाग के अंदर, वो बहुत गंभीरता से उसने सन 80 से पहले काम किया, और लोगों को बागवानी के लिए पैसा दिया, लोगों को खेती के लिए पैसा दिया, लोगों को खेत बनाने के लिए पैसा दिया, बाग तैयार करने के लिए पैसा दिया, और लोगों ने काफ़ी, लोगों की आर्थिकी भी बढ़ी और खेती भी बढ़ी। परंतु क्या हुआ, जब ये सन 80 और 82 के बाद ये पैसा जनप्रतिनिधियों के पास जाना शुरू हुआ, और जनप्रतिनिधियों को विधायक क्षेत्र का फंड और सांसद निधि का फंड इन्होंने बना दिए, तब से उसके बंदरबाट शुरू हो गए, और वो एक सही ढंग से विकास नहीं कर पाया। नहीं तो पहले क्या होता था कि किसान को उसके खेत तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता था, और उसको वन विभाग का जो भू संरक्षण विभाग जो देखता था वो आके उसका निरीक्षण करता था, और वो पास करके उसको पैसा भी देता था। उसने अपना खेत तैयार कर दिया, उनका जो प्रारूप था उस हिसाब से बनाते थे। खेत के ढाल को अंदर को करना है, पानी वहाँ से बाहर नहीं बहना चाहिए, उसकी मिट्टी बाहर नहीं बहनी चाहिए। तो अगर उसने उस अकॉर्डिंग अपने खेत को समतल बना दिया और ढाल को अंदर को कर दिया तो उसको पैसा मिल जाता था। उसको पेड़ मिलते थे, बगीचे के लिए फलदार पेड़ मिलते थे, खड्डे करने के लिए पैसे मिलते थे, खाद के लिए पैसे मिलते थे, और अपने बाग की उसके चारदीवारी करने के लिए या कटीले तार लगाने के लिए पैसे मिलते थे, सारे वन विभाग देता था। और ऐसे कई बाग वहाँ उत्तराखंड में बने। परंतु उसके बाद जो ये नीतियाँ बनी, जो जनप्रतिनिधि राजनीति में जो गंदगी आई और एक गंभीरता जो विकास की को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, उससे बर्बादी शुरू हुई पहाड़ की। और जब से ये राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं, फंड इनके पास आना शुरू हुआ, तब से इन्होंने क्या किया, वो फंड का बंदरबाट करना शुरू कर दिया, और वन विभाग ने भी अपने हाथ झाड़ दिए, क्योंकि उनके अधिकार छीन दिए। और आंदोलन के दौरान ये विजन था कि जब भी हम अगर राज्य बनेगा तो ये सारी जिम्मेदारी, जल संरक्षण की जिम्मेदारी, भू संरक्षण की जिम्मेदारी और वन संरक्षण की जिम्मेदारी वन विभाग को ही दी जाएगी, और वही प्रारूप दोबारा खड़ा किया जाएगा, ताकि
जंगल भी बच सके, पानी भी बच सके और जमीन भी बच सके, खेती भी बढ़े। क्योंकि खेती के बारे में, उपज के बारे में, वनस्पति के बारे में वन विभाग को ज़्यादा ज्ञान है। इस चीज़ को समझते हुए वो वन विभाग को देने की योजना थी। और आगे ये था कि हम बड़े बांधों का विरोध करेंगे, बड़े बांध नहीं बनाए जाएंगे, और कोई भी योजना बने, चाहे सड़क बनती है तो सड़क की मिट्टी को डंप कहाँ करना है, इसकी योजना भी, जब सड़क की योजना बनती है, सड़क का कोई प्लान बनता है, उसी के साथ कैलकुलेट किया जाएगा कि इसका जो मलबा होगा, जो मिट्टी खोद के मिट्टी निकलेगी, उसको डंप कहाँ करना है, उसका कहाँ यूज करें, कैसे प्रयोग करेंगे, उसकी योजना भी साथ साथ बने, ताकि इसका बुरा असर जल स्रोतों पर ना पड़े। ये उसका विजन का हिस्सा था। और जिस पे जब राज्य बना तो उन्होंने क्या क्या, सड़क बनानी है तो दूसरी चीज़ की सोचनी नहीं है, पानी देना है तो गाड़ सूख रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब उसका सारा जो बुरा प्रभाव पड़ा उत्तराखंड के जनजीवन पर पड़ा। और अब यह है कि उत्तराखंड जो आंदोलन का विजन था, उसमें जल परिवहन का मैंने बताया कि एक अहम हिस्सा भी था। तो उसमें था कि हम जो वहाँ पर अब सूखे गधेरे हैं, सूखे रौल है, सूखी घाटियाँ हैं, और उनमें ना हमारी कोई ऐसी ज़्यादा वनस्पति होती है, ना कृषि भूमि है, तो वहाँ पर हम वाटर रिजर्व करें, वहाँ पे पानी को रोक के छोटे छोटे बांध बनाएं, ताकि हमारी कृषि भूमि को भी वहाँ नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे हरित पट्टी को भी नुकसान नहीं हो रहा है, और वो जो तीखा ढाल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और पानी भी रिजर्व हो जाएगा, और हमारे जल के स्रोत भी रिचार्ज हो जाएंगे। ये भी विजन के अंदर था कि हम पहाड़ का जो पानी है उसको पहाड़ से बाहर नहीं निकलने देंगे। और एक और जो वहाँ पे थी कि जब जो भू संरक्षण के साथ जब हम बात करेंगे, भू संरक्षण पे खास करो तो भू संरक्षण का हिस्सा था कि हम पहाड़ पे क्या करेंगे, जो सीढ़ीदार गड्ढे बनाएंगे, ताकि जो पहाड़ पर तेज पानी का बहाव होता है वो उसको रोके, और पानी वहाँ पे वो जो गड्ढे होंगे उनमें पानी रुके, उससे भी वो रिचार्ज होगा। वो पानी का रिजर्व का भी वो एक छोटा माध्यम था कि वो जैसे पानी पहाड़ के ढाल में आएगा तो उसको एक सीढ़ीनुमा गड्ढा मिलेगा, 1 मीटर गहरा और 1-2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, तो उसमें आके रुकेगा, फिर उसको दूसरी सीढ़ी दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा गड्ढा मिलेगा, वहाँ रुकेगा, तो इससे क्या होगा, पानी पहाड़ पर रुक भी जाएगा और भूमि का कटाव भी रुकेगा। ये योजना जल संरक्षण के अंदर थी। और जो मैंने बताया कि जो संसाधन है हमारा महत्वपूर्ण संसाधन था, रॉयल्टी का हमें एक सपना लेके चले थे, वो जो राज्य बना तो वो सपना तो उस समय टूट गया। परंतु आज भी वहाँ पर ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को वहाँ पर सत्ता दें जो वहाँ की इन जो विजन था उसको लेके लड़ाई लड़े, और चाहे वो उत्तर प्रदेश के साथ लड़े, चाहे वो केंद्र के साथ लड़े, अपना जो अधिकार है वहाँ के नदियों पर, वहाँ के जंगलों पर, वहाँ के ज़मीनों पर, वहाँ की योजनाओं पर, वहाँ के रोडों पर, उसको वापस लेने के लिए अपनी पहल करे। और वो तभी होगा जब हम ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प ढूंढेंगे, तभी वो कर सकता है, क्योंकि ये लोगों ने तो उस समझौता में शामिल रहे हैं, तो ये तो कभी करेंगे नहीं। आज यही, और उसके बाद जो मैं आगे आपको इसको बढ़ाने से पहले जो गीत का एक शेष हिस्सा है वो आपको सुनाता हूँ, फिर आपके बीच में आता हूँ। बॉर्डर मानो बेटू, छाती
इसके साथ ये था हमारा जल संसाधन पे। हम जल को हमारे पास प्रचुर मात्रा में भले ही है, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही ढंग से नहीं है। हम जल को रिजर्व करें, जहाँ पर जल का अभाव है वहाँ उनको कैसे रिचार्ज किया जाए, कैसे वहाँ पर जल की आपूर्ति की जाए, कैसे हम पेयजल योजनाएं बनाएं। पेयजल योजनाओं में हम उस हर जहाँ पे वो योजनाएं जाएँ उनकी आवश्यकता के हिसाब से ही वहाँ पानी भेजा जाए। उनकी आवश्यकता से ज़्यादा हम पानी भेजने से पहले उस जहाँ से भेज रहे हैं उसके बारे में सोचें। जितना पानी वहाँ से भेजें उससे ज़्यादा पानी रिजर्व करें, तब उनको पानी दें। ये इस उसमें था, सोच में था, विजन में। इसके बाद मैं आऊँगा वन संपदा के ऊपर, क्योंकि जल संपदा सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट था। और वो बिना जल से, मैंने बताया कि जंगली जानवरों का आतंक का कारण भी ये जल बना है, खेती की बर्बादी का कारण भी जल बना है। जंगलों में जो जंगली जानवर जंगलों से जो भाग रहा है, चाहे वो पेयजल की वजह से है, चाहे वो खाने की वजह से है, उसकी वजह भी जल ही रही है। जो लोग गांव छोड़ रहे हैं उसका भी बहुत अधिक कारण जल भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ पर सोचना ज़रूरी था, वो विजन का पार्ट भी था। अब जो आगे जो मैं कल बात करूंगा वन संपदा की, क्योंकि वन एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उसको भी हम मान के चल रहे थे कि हम विश्व पर्यावरण को बचाए। हमको एक इतना बड़ा गर्व था कि राज्य आंदोलन के दौरान कि हम विश्व के पर्यावरण को बचाते हैं। और जिस तरीके से दूसरे राज्य को इसका फ़ायदा मिल रहा है, उसके खनिज संपदा के ऊपर, उसके पेट्रोलियम के ऊपर, उसके कोयले के ऊपर, तो उसे रॉयल्टी हमें भी मिलेगी पानी को लेके और जंगलों को लेके। और हमने तो देखा कि जब तक वन अधिनियम इतना सख्त नहीं था या वन अधिनियम था नहीं, तो जो पंचायतों के अंदर वन थे उनकी रॉयल्टी मिलती थी और गाँव के विकास के लिए उसमें मिला करती थी पहले। और अब तो सारा अधिकार ही छीन लिया, अब तो सरकार के हो गए वन, तो हमें क्या देगी। ये सपना लेके इसीलिए चले थे क्योंकि पहले रॉयल्टी मिलती थी, जंगलों से भी मिलती थी। जंगलों से जब लीसा निकलता था, दूसरी चीज़ें निकलती थी, जंगलों से जब कोई फ़ायदा गवर्नमेंट को लेती थी तो उसका रॉयल्टी गाँव वालों को देती थी। तो वही आंदोलन के विजन के दौरान चली थी। कल मैं लेके आऊँगा, उसी वन संपदा पर चर्चा करूँगा। इसके साथ जिन लोगों ने आज इसमें हिस्सा लिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सारी वीडियो अपने उत्तराखंड संसार यूट्यूब चैनल में भी डालता हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारा उद्देश्य, इसकी चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि हम इस विजन को लोगों तक पहुंचाएं। ये तो हमारी सोच है, हो सकता है जो लोग इसको सुने उनकी सोच कुछ और बेहतर हो, परंतु एक हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमने ये सोचा था, उस दौरान आंदोलन के दौरान ये विचार था। अब हो सकता है इससे भी बेहतर विचार आ जाए वहाँ के जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए, परंतु कम से कम चर्चाएँ तो हों उन चीज़ों पर, जो चीज़ों पर फोकस था। वहाँ के रिसोर्सेज को हम दोबारा समझ लो जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस विजन को दोबारा उस चिंगारी को दोबारा फूकने की ज़रूरत कर रहे हैं, उसमें दोबारा वो जल उठे, उसमें एक ज्वाला बने, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो सोच समझ में आए। क्योंकि मैंने ये कहा ना, हमें जो सबसे बड़ा दुख होता है, हमने 27% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड में आंदोलन खड़ा हुआ 94 में, वो बाद में राज्य आंदोलन बना। 27 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंडियों को 27% आरक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया। उस समय उत्तर प्रदेश में मोतीलाल वोरा राज्यपाल थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में लागू भी कर दिया। और 97 में बीजेपी और मायावती की सरकार बनी, उसने नौकरियों में देने के बजाय, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार कहती रही कि केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में भी उत्तराखंडियों को आरक्षण मिलना चाहिए 27%, परंतु इन्होंने निरस्त कर दिया। जो लोग आंदोलन करने के लिए 94 में आए वो सब ने मौन साध दिया, वो सब चुप हो गए, सब घर बैठे रहे, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो कोई भी था। कहने का मतलब क्या है, हमारे ऊपर राजनीति इतनी हावी हो गया है कि हम उस राजनीति के चलते, उस राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके हम अपने हितों के भी मतलब अनदेखी कर सकते हैं। ये बड़ा खतरनाक उत्तराखंड के लिए हो गया है, क्योंकि हमारे लिए कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, हमारे लिए अपने हित कोई मायने नहीं रखता। ये संदेश 97 के बाद उत्तराखंड की राजनीति में गया है। मैंने बताया, गिनाए मैंने कितने उत्तराखंड के हितों में कितने निर्णय भाजपा ने उस दौरान किए, और हमारे कई आने वाली कई पीढ़ियों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, परंतु उत्तराखंड के लोग अभी तक नहीं जागे हैं।
मैं जो इस माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने 26 संशोधनों की बात ही नहीं की। 26 संशोधन से पहले जो मैंने बताया 97 के, वो संशोधन तो 98 में हुए। 97 में जो इन्होंने उत्तराखंड के हितों पर कुठाराघात किया और उसका खामियाजा हमारी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। परंतु उत्तराखंड के लोग तब भी नहीं जागे और तब भी उसी बीजेपी को, उस समय बीजेपी को 19 में से 17 सीटें उत्तराखंड से जिता के दिए थे लोगों ने, और उसका खामियाजा, क्योंकि जब भी प्रचंड बहुमत किसी सरकार को मिलता है वो उस जनता के, प्रजातंत्र के हित में कभी नहीं रहा है, वो प्रजातंत्र के खिलाफ गया है। ये संदेश उस समय मिल गया था हम लोगों को, परंतु उत्तराखंड के लोग फिर भी नहीं जागे और आज भी वही हो रहा है। इस बार हमने प्रचंड बहुमत दिया तो वहाँ पे भी फिर बंदरबांट शुरू हो गई है। मैं ज़्यादा इस पर तो बात नहीं करूँगा, आगे जब सारी चीज़ें चर्चाएं आएंगी तब बात करूँगा। इसके साथ जिसने इसमें भागीदारी की सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय उत्तराखंड।